आइए सुनते हैं आज की कहानी अग्नि परीक्षा। मैं पहली बार मनीषा रामाकृष्णन से सन 2013 की दीपावली में मिली। वो किसी साधारण से चुटकुले पर किसी स्कूल जाने वाली बच्ची की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी चिर परिचित चपल आंखें चमकते हुए इस हंसी में उसका साथ दे रही थी। हमारे एक आपसी मित्र ने हमारा परिचय कराया था। उसने मुझे बताया था कि वो कार्टरवन टावर में सन 2010 में लगी भीषण आग से बच निकलने वाली चंद खुशकिस्मत लोगों में से थी। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑफिस की इमारत जलकर खाक हो गई थी। इस हादसे में 9 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था और 70 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस हादसे में मनीषा की आवाज चली गई थी और उसके भीतरी अंगों को काफी नुकसान हुआ था। अति तो ये थी कि अब वो इमारत के मालिकों के साथ कानूनी जंग में उलझ गई थी। पर यहां वो मेरे सामने थी, मुस्कुराती हुई और खूबसूरत दिवाली की रोशनियां रंग बिरंगी साड़ियों के कमरे में मौजूद तथा बेंगलोर की मनभावन ठंडी रात के बारे में बातें करती हुई। काफी समय बाद जब हम अच्छे दोस्त बन गए तब मैंने उससे पूछा कि कैसे कोई इतना सब सहने के बाद भी कटुता से परे हो सकता है। उसने मुझे एक बड़ी सी मुस्कान दी और सरलता पूर्वक कहा, मैंने नाखुश न रहने का निर्णय किया है। चीखें तेज होती जा रही थी तथा जलते हुए रबर की तीखी गंध और भी तीखी होती जा रही थी। घने काले धुएं की चादर मानो जीवित हो उठी थी। ये चादर कई तरह की विकराल आकृतियां धारण करती जा रही थी। मनीषा मेज पर उकड़ू बैठी हुए धुएं को अपनी ओर हत्यारे की तरह बढ़ती हुई देख रही थी। क्या ये कल्पना कर रही थी या वास्तव में काली खोपड़ी और धसी हुई पोपली आंखों को देख रही थी जो आत्माओं को इकट्ठा करने का इंतजार कर रही थी? मनीषा मैडम। ऑफिस में काम करने वाले लड़के फयाज की आवाज उसे झकझोर कर वापस यथार्थ में ले आई। हमें बाहर निकलना होगा। धुएं ने सीढ़ियों का रास्ता बाधित कर दिया था। वे 7वें माले पर थे और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता खिड़की से होकर गुजरता था। डर से उसे चक्कर आ रहे थे और वो पित्त को अपने गले तक आता हुआ महसूस कर रही थी। उसका मन अपने दोनों लड़कों की ओर गया। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। वे उसकी जिंदगी थे, उसका सब कुछ। उन्हें अकेली मां के रूप में पालना अत्यंत कठिन था, पर यह उसके जीवन का सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला अनुभव था। उसने अपने को संभाला, उठ खड़ी हुई और अपने चारों ओर का मुआयना किया। उसका बॉस बालाजी उल्टियां कर रहा था और अपने पेट को भींचे हुए था। कुशल एवं मजबूत बालाजी एक बच्चे की तरह सिमटा हुआ। कमरे के दूसरी तरफ एक अग्निशामक यंत्र पड़ा हुआ था। इस अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करना किसे आता था? मनीषा ने सोचा। साथ ही ये बेकाबू और तेजी से फैलती आग और धुएं को काबू करने के लिए नाकाफी था। शायद हम खिड़की तोड़ सके, उसने सोचा। फयाज, मेरी मदद करो, उसने भरभराई आवाज से पुकारा। फयाज अग्निशामक यंत्र की तरफ बढ़ा। खांसता हुआ उसका सरकंडे जैसा दुर्बल शरीर हर सांस के साथ भयावह रूप से कांपता हुआ। वो उसे कैसे उठा पाएगा? वो तो शायद उससे भी भारी होगा, मनीषा ने सोचा। उसने एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, पर कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसके फेफड़ों को जला दिया और उसे खांसी का दौरा पड़ गया। मुझे ही ये करना होगा, उसने खुद से कहा। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर अग्निशामक यंत्र को उठाया और उसे खिड़की पर दे मारा। खिड़की टुकड़े टुकड़े हो गई। नीचे बचाव कर्मियों ने तारपोलिन की चादर फैला रखी थी और वे लोगों को उस पर कूदने के लिए कह रहे थे। मनीषा भय के मारे बीमार हो गई थी। क्या उसे कूदना चाहिए या उसे किसी के ऊपर आकर उन्हें बचाने का इंतजार करना चाहिए? उसे मितली और चक्कर आने लगे। वो फर्श पर बैठ गई। उसके फेफड़े कार्बन मोनोऑक्साइड से लड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में आग लगी हो। उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ईश्वर, क्या मैं मरने वाली हूं? क्या आप देख रहे हैं? मनीषा ने कदमों की आहट और फर्नीचर के खिसकाए जाने की आवाज सुनी। ऑफिस में अभी अंधेरा था। धुएं ने टूटी खिड़की की दरारों से आने वाली हल्की रोशनी को भी दबा दिया था। वो बातचीत से कुछ अंश सुन पा रही थी। इस मंजिल पर कुछ लोग हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। मुझे और रोशनी चाहिए।
अंदर घुप अंधेरा है और फिर वहां कोई है। उसको कुछ संतोष हुआ। हाँ, मदद करें। उसने पुकारना चाहा। उसकी आवाज कहां थी? शायद चिल्लाने से बात बने। उसने पुनः कोशिश की पर कोई आवाज नहीं आई, एक फुसफुसाहट भी नहीं। वो कदमों की आहट को दूर जाते हुए सुन सकती थी। नहीं, मनीषा रेंगते हुए उस तरफ गई जहां उसके अनुसार उसकी मेज हुआ करती थी। कृपया रुकिए, वो कहना चाहती थी। उसे अपना शरीर फूला हुआ महसूस हुआ। उसने अपने को थोड़ा और घसीटा पर कदम दूर जा चुके थे। ये नहीं हो सकता, उसने मन में सोचा। वे वापस आएंगे, उन्हें आना ही होगा। उसे इंतजार करते हुए मानो सदियां बीत गई थी। तभी कमरे में एक और आवाज, एक और रोशनी दाखिल हुई। या कोई है? वो उसके इतना करीब था कि मनीषा उसके जूतों पर लगी धूल को सूंघ सकती थी। हाँ, उसने चिल्लाया पर आवाज नहीं निकली। और फिर उसने उसकी पतलून को पकड़ा। बचावकर्मी चौंक पड़ा। यहां आओ, मुझे कोई मिला है। उसने उसे सहारा देकर उठाया। 7 मंजिल नीचे उतरना पीड़ादायक था। 4 लोगों ने उसे सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे उतारना पड़ा, एक के बाद एक, आजादी की ओर, जिंदगी की ओर। मैडम, आप हंस रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उस पुलिस अधिकारी ने कहा जो उसकी मदद करने आया था। हम आपको पहले जांच के लिए अस्पताल ले जाएंगे, ठीक है? उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो अपने घर, अपने बच्चों के पास जाने के लिए आकुल थी। अस्पताल, गंध, चिकित्सकों का भौचक्का सा चेहरा और बहुत ही बेहतरीन रूप में दयालु नर्सें। वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने सोचा। टूटी फूटी बातचीत के कतरे अंदर बाहर तैर रहे थे। सुजन को देखो, उसे तुरंत आईसीयू में स्थानांतरित करना होगा। हमें शीघ्र ही उसके गले की शल्य चिकित्सा करनी होगी। दयालु आंखों वाले चिकित्सक ने कहा, ये तुम्हारी सांस लेने में मदद करेगा। उसने उसे समझाया। पर वो तो केवल घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेना चाहती थी। दिन महीनों में परिवर्तित होते गए। 2-3 मनीषा ने हर चीज का मतलब समझने की कोशिश की, पर दर्द बहुत ज्यादा था। जैसे हजारों खंजर उसकी नाक, गले और छाती में घुसे हो। उसे लाशों के बाहर ले जाने का आभास हुआ। उसने करुणा क्रंदन सुने। उसने अपने परिवार वालों के चिंतित चेहरे देखे। उसके मजबूत वायुसेना में पायलट पिता उस पर झुके हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंची हुई थी। उसकी दृढ़ एवं स्वावलंबी मां भौचक्की थी। फिर उसके बच्चे थे, उसका पहला बच्चा आकाश और छोटा बच्चा ध्रुव। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। चिंता मत करो मेरे प्यारो, हम इससे निजात पालेंगे, वो उन्हें बताना चाहती थी। वो 3 दिनों के लिए कोमा में चली गई। हफ्तों बाद वो कर्टन की आग में घायल हुए मरीजों में से अस्पताल में भर्ती आखिरी मरीज थी जो कि अब तक भर्ती थी। अच्छी दयालु नर्सों ने उसे सबसे अच्छे मरीज की उपाधि दी थी। मनीषा हमसे इतना प्यार करती है कि वो अस्पताल से जाना ही नहीं चाहती ना, एक चंचल जवान नर्स ने कहा। अंततः उसे आईसीयू से बाहर निकाला गया। अब वो वेंटिलेटर के बगैर सांस ले पा रही थी और दर्द और खंजर, उसने लगभग 40 किलो वजन कम कर लिया था। त्वरित वजन घटाने का इससे बढ़िया उपाय और क्या होगा, उसने खुद से कहा। बातों के कुछ और कतरे थे। कोई उसके पिता से पैसों की बात कर रहा था। सरकार आईसीयू का खर्चा उठाएगी, उसने किसी को कहते हुए सुना। मेरा बटुआ। मनीषा को अचानक याद आया। उसमें रुपए थे 2500 रुपए ध्रुव की फीस के लिए। उसे एहसास हुआ कि रुपए तो जलकर खाक हो गए होंगे, जैसे कि फर्नीचर तथा ऑफिस के महत्वपूर्ण कागजात राख से राख, धूल से धूल। मनीषा ने सोचा। रात के सन्नाटे में जब सब जा चुके थे और वो अकेली थी, उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। वो संघर्ष, उसकी असफल शादी, उसके जीवन के वे भयावह दिन जब पैसे की कमी थी। पर सकारात्मक सोच जाए तो उसके ससुराल वाले उसे प्यार करते थे और उसे प्रेम से अभिभूत कर रखा था। उसकी अपने सहकर्मियों के साथ अच्छी दोस्ती थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं आज जीवित हूं। मेरा शरीर मेरे लिए लड़ा, उसने सोचा। ईश्वर हर किसी की जिंदगी को काबू करने के लिए 2 रस्सी के फंदे देता है, एक अच्छा फंदा और एक बुरा फंदा। आपको यह तय करना होगा कि आप किसे चुनेंगे। मैंने अच्छी रस्सी चुनी। मैं अपनी जिंदगी पूरी जीऊंगी और हमेशा खुश रहूंगी। अंततः 8 माह पश्चात मनीषा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो आखिरकार घर जाने की स्वतंत्रता पाकर हल्का महसूस कर रही थी। पर उसकी आवाज हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसको बोलने के लिए हमेशा गले की नली का सहारा लेना पड़ेगा, जो स्थायी रूप से उसके गले में डाली जा चुकी थी।
उसके गुर्दों पर भी असर पड़ा था और उसके फेफड़े भी क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसने स्वयं को आईने में देखा, सिर्फ खाल और हड्डियां। उसके बाल बाहर आ गए थे और गाल अंदर धंस गए थे। उसकी आंखें भर आई। वो अपने पहले की अवस्था की एक छात्र छाया मात्र थी। क्या मकसद है? अब मैं आगे क्या करूंगी? आईने में मौजूद आकृति ने मानो उसका जवाब दिया, जैसे हवा के झोंके कानों में कुछ कह जाते हैं। मेरी देखभाल करो, अपने दोनों बेटों की देखभाल करो, तुम्हारे माता पिता और दोस्त। तुमने तो मृत्युशैया पर पड़े अपने तलाकशुदा पति की भी सेवा की थी। अब समय है मेरे पोषण करने का। तुम्हारी आत्मा स्वयं से प्रेम करो। हाँ मनीषा बुदबुदाई। ये एक मुश्किल कार्य था। पहले तो शरीर का ख्याल रखना था, उसे अपने खान पान एवं पोषण का भी ध्यान रखना था। डिब्बों में भरी हुई दवाइयां, असंख्य परीक्षण और कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया। फिर दिमाग की देखभाल की बात आती है। उसने पुस्तकों का रुख किया, सलाह ली, दोस्तों और अपने बेटों का सहारा लिया। उसने खूबसूरत पेड़ों को फलते फूलते देखा और बेंगलोर के मन भावन मौसम का आनंद लिया। उसने अपने बेटों के साथ पढ़ते और हंसते हुए वक्त गुजारा। उसने अपने दोस्तों की मदद की, अपने घर पर काम करने वालों का हाथ बटाया और जवान मालिन की सहायता की, जो अपने घर की समस्याओं से परेशान थी। उसका घर जख्मी जानवरों की पनाहगाह बन गया। मैं जन्मजात पोषक हूं, उसने प्रसन्न मन से सोचा। यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा कर्म है जीवन में, पोषण करना एवं खुशियां फैलाना। तथा फिर मुकदमे और ज्यादा मुकदमे उसे अपने तथा अन्य बच्चे लोगों के हक के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे और अंततः उसे काम पर वापस जाना था। तथा वहां वो गई, पर बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के ऑफिस की नई इमारत में उसे घुटन होती थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे वो करना चाहिए जो मुझे पसंद है। जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं गवाया जा सकता है, उसने सोचा। उसने नौकरी छोड़ दी और अपने दूसरे सबसे पसंदीदा कार्य भोजन पकाने को अपना कार्य बना लिया। उसने पहले एक दोस्त की बेटी के जन्मदिन पर कैटरर की जिम्मेदारी संभाली, फिर एक और दावत, फिर एक रात। मनीषा घर में मंगाए गए खाने की गुणवत्ता को लेकर काफी गुस्से में थी। ये इतना पैसा लेते हैं और ये खाना इतना बेस्वाद है। मैं इसके मालिक को चिट्ठी लिखकर ये बताना चाहती हूँ कि मैं इससे बेहतर खाना पका सकती हूँ। वो आग बबूला होकर बोली। आकर्ष ने मुझे शांत होने को कहा और बोला कि यदि मैं इतनी ही नाराज हूं तो चिट्ठी लिख क्यों नहीं देती? उसने वैसा ही किया। 7 महीने बाद उसका जवाब आया। वे साथ काम करने की संभावनाओं पर विचार करना चाह रहे थे, पर सबसे बड़े राक्षस का संहार करना अभी बाकी था। मनीषा को वापस कार्लटन टावर जाना था। उसने प्रयत्न किया पर असफल रही। उसके पांव दीवार पर जमी कालिक को देखकर ढीले पड़ गए। जब उसे इस बात की खबर लगी कि उसके कई प्रिय सहकर्मी कूदकर काल का ग्रास बन गए तो वो बिल्कुल टूट गई। राक्षसों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया। निश्चय ही कार्लटन टावर के भय के आगे भी कोई जगह होगी, पर वो उसे कैसे खोजेगी? ध्रुव, क्या तुम मेरे लिए एक त्वरित भीड़ जुटा पाओगे? मनीषा ने एक दिन अपने छोटे बेटे से पूछा। वो इस सवाल को सुनकर विस्मित हुआ। हाँ माँ, पर किसके साथ? मेरे और अपने दोस्तों के साथ कार्लटन पर, मनीषा ने उत्तर दिया। वो लड़का कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ क्यों नहीं, हमें ये करना चाहिए। 23 फरवरी 2013 को कार्लटन हादसे के 3 साल बाद मनीषा, ध्रुव और उसके दोस्त तथा हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवार के सदस्यों ने जश्न मनाया। कार्लटन को पीछे छोड़कर वे नाचे। उन्होंने पेपर के लालटेन जलाए जिन पर मृत लोगों के नाम लिखे थे और उन्हें हवा में छोड़ दिया। अंततः मनीषा को शांति मिली। उसने अपने राक्षस को मार गिराया था। रामायण में सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अग्नि ने उनके गुणों का आदर करते हुए उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए कोई छोड़ दिया था। मनीषा रामाकृष्णन की अग्नि परीक्षा उतनी ही कठोर थी और इसे पार कर उसे जीवन दान मिला था। वो कहती है कि उसकी सकारात्मक सोच का राज साधारण चीजों में छुपा है। जीवन के हर छोटे और साधारण सुख के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।